हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग एक नया सीरीज के साथ नए तरीके से हम लोग नए टॉपिक चालू करने वाले हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज चालू करेंगे, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव के सीरीज चालू करने के पहले मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो महत्वपूर्ण सूत्र जो बार बार एग्जाम पूछ रहा है, उसे एक जगह संग्रह कर दिए हैं। उसे आप देखिए और इसे आप याद कर लीजिए। अगर आपको फार्मूला याद हो जाती है तो आप एग्जाम में 2 से 3 नंबर की जो फार्मूला पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, वे क्लियर हो जाते हैं। और हम लोग 300 ऑब्जेक्टिव का सीरीज करने वाले बच्चे। 300 प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो आज शुरुआत करते हैं। आज छोटा ही वीडियो होगा, केवल आज हम लोग सूत्र को कवर करेंगे। अगर आपको आवाज़ में, क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अब फिर हम लोग कल से रेगुलर हम लोग ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। आज जो सूत्र है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र, उसमें सबसे पहला जो यूज करते हैं हम लोग, हरा थोथा, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन विट्रोल। जो ग्रीन विट्रोल होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ApSO4 × 7H2O। याद रखिएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन रहेगा हरा थोथा का ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला क्या होते हैं, तो ApSO4 × 7H2O याद रखिए। दूसरे फॉर्मूला जो है आपके कॉपर पायराइट का, कॉपर पायराइट जो होते हैं बच्चे, CuFeS2 याद रखिएगा, CuFeS2, ये जो होते हैं कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है। फिर आपका ओलियम, ओलियम में आप याद रख सकते हैं H2S2O7 ओलियम। ओलियम का भी 3 से 4 बार आपको एग्जाम में पूछ चुका है। आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। ओलियम का सूत्र जो बार बार पूछता है, आप याद रखिए H2S2O7। फिर आपका ब्लू विट्रोल, जिसको नीला थोथा के नाम से जानते हैं, वह होता है CuSO4 × 5H2O। याद रखिएगा, CuSO4 × 5H2O। इसी तरह से क्यूक्लाइम, कली चूना, कली चूना का फॉर्मूला होता है CaO, कली चूना। हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, आपको एग्जाम में से 1 से 2 नंबर का तो आराम से इजी वे में आपको मिलेगा। तो ग्रीन विट्रोल आप याद रखिए ApSO4 × 7H2O, कॉपर पायराइट CuFeS2, ओलियम H2S2O7, ब्लू विट्रोल CuSO4 × 5H2O, क्यूक्लाइम, कली चूना जिसको बोलते हैं, CaO। इसी तरह से आप याद कीजिए। अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। अगले फॉर्मूला देखिए, देखिए दम, अब लास्ट समय आपका एग्जाम का, आप पूरी दम मेहनत करके पढ़िए। जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अकेले वीडियो बना रहे हैं, 3-4 बच्चे हैं बस वीडियो बना रहे हैं, उसी तरह से आप दम पूरी अकेले तरीके से दम पागल की तरह पढ़िए। 2 से 3 बार फॉर्मूला देखिए। इसमें से आपको 75% तो फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला को कवर करना है केवल। चलिए, कार्बाइल अमीन, इसके नाम पर एक रिएक्शन भी पढ़ना था ऑर्गेनिक में, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमीन का फॉर्मूला होता है C6H5NC। याद रखिएगा, कार्बाइल अमीन जब भी एग्जाम में आवे तो C6H5NC ही यूज कीजिएगा। अगला जो होता है लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो लूनर कास्टिक AgNO3 को, AgNO3 लूनर कास्टिक होता है। जो फिरॉन होता है, फिरॉन, फिरॉन का फॉर्मूला होता है CF2Cl2, फिरॉन CF2Cl2। इसी तरह से आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको अर्ध पारगम झिल्ली कहते हैं, अर्ध पारगम झिल्ली आपको यूज हुआ होगा सॉल्यूशन चैप्टर में। अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध पारगम झिल्ली जिसको हम लोग प्रासरण की क्रिया में भी यूज करते हैं, उल्टा प्रासरण की क्रिया में भी यूज होते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा Cu2FeCN का होल 6। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए, अच्छा रहेगा आपका। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। जो एक्वा फोर्टिस बार बार एग्जाम में आता है, एक्वा फोर्टिस किसे कहते हैं? एक्वा फोर्टिस तो इम्पॉर्टेंट है।
ये आपको एग्जाम में हमेशा आती है एक्वा फोर्टिस। तो एक्वा फोर्टिस के किसे हम कहते हैं? HNO3 को। HNO3 को एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते हैं। कोई भी चीज़ पढ़िए एकदम ध्यान देकर पढ़िए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। एक्वा फोर्टिस HNO3, क्लोरल का फार्मूला था CCl3CHO। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं CCl3 डबल बॉन्ड O और क्या H। ये आपका हो गया क्या? क्लोरल का फार्मूला। एलम जिसको फिटकिरी कहते हैं, फिटकिरी बोलते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, फिटकिरी के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको एलम से पूछता है एग्जाम में। इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बिरंजक चूर्ण, ये होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। इसी तरह से बासिंग सोडा याद रखिएगा। बासिंग सोडा कहाँ यूज करते हैं? धोने वाले कपड़ों पर धोना हो तो वहाँ पर धोने का सोडा जिसको बोलते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। आप याद रखिए, एक खाने वाला सोडा होता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, 10H2O नहीं होगी, हाँ, लेकिन धोने वाले सोडा में 10H2O होगा। वे सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, जिसको हम लोग Na2CO3 इंटू 10H2O बोलते हैं, ये धोने का सोडा होता। तो आप इस तरह से इसको भी याद कर लीजिए, और 2-3 फार्मूला इसको याद कर लेते हैं हम लोग। जो अगला होता है सिनेवार, जो अयस्क होते हैं। अयस्क है क्या चीज़? अयस्क कहते हैं किसको? जिस खनिज से धातु को निष्कर्षण आसानी पूर्वक कम खर्च में कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो चलिए, सिनेवार को हम लोग बोलते हैं HGS, याद रखिएगा HGS, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसको मिलेगा आगे चल के कि सिनेवार किसका अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कॉपर ग्लास, जो आपको Cu2S2 होते हैं, Cu2S कॉपर ग्लास का फार्मूला होते हैं, आप याद रखिए इसे भी। इसी तरह से जो आपका सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यूरिया NH2CONH2, इसको आप ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, NH2C डबल बॉन्ड O, फिर क्या चीज NH2, यही आपका यूरिया होता है। बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क होते हैं, Al2O3 इंटू 2H2O। ये आपका फार्मूला, इतना आप याद रखिए। बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन जो यूज हो रहा है ना, ज़्यादा यूज हो रहा है, जो ज़्यादा पूछ रहा है, ये सभी आपका फार्मूला है। आप इसे एक बार ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, कि उनको भी थोड़ा सा देखकर ये फार्मूला रिवीजन हो जाए। हमें मालूम है कि आप लोगों को याद होगा, लेकिन इसे आप देख के रिवीजन कर सकते हैं। इस का सीरीज जो चालू करने वाले हैं वह 300 ऑब्जेक्टिव में आज से पहला ऑब्जेक्टिव चालू करेंगे हम लोग। तो पहला ऑब्जेक्टिव आज हम देखते हैं आज का, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। चालक का मतलब क्या होता है कि कंडक्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। तो सबसे अच्छा कंडक्ट कौन है? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वे बहुत बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे आपको वे किस में होते हैं? वो ग्रेफाइट में। तो ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखेंगे ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होते हैं? ग्रेफाइट। तो इसी तरह से हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट होना चाहिए, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होते हैं ग्रेफाइट। हम अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉप्स रूल। तो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होते हैं? तो मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार, आगे तो सबसे पहले इसका हिंदी समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉप्स रूल। निम्नलिखित में ये जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, इनमें कौन मार्कोनिकॉप के नियम का पालन करता है? तो मार्कोनिकॉप है क्या चीज? तो मार्कोनिकॉप के अनुसार हम लोग जानते हैं कि जो अनसैचुरेटेड अल्कीन होते हैं, असंतृप्त अल्कीन होते हैं, वहाँ डबल बॉन्ड के पास हमको हाइड्रोजन को चेक करना है। डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन है, जो 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, वहाँ पर आप हाइड्रोजन को देखिए, और जहाँ पर हाइड्रोजन की मिनिमम संख्या, वहाँ पर निगेटिव चार्ज वाले जो आपका एलिमेंट है वे वहाँ पर जुड़ेंगे, और पॉजिटिव वाले अलग जुड़ेंगे बगल वाले में। कहने का मतलब हम इसको समझा सकते हैं आपको कि मार्कोनिकॉप्स के अनुसार माइनस वाला भाग उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होता है, और असंतृप्त होना चाहिए। असंतृप्त के मतलब हुआ मेरा कि ये डबल बॉन्ड के पास
हाइड्रोजन की संख्या जो है ना वे सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ये दो तो इधर एक, इस तरह का होना चाहिए। तो देखते हैं, इसमें चेक करते हैं हम लोग कि मरकोनिकोव का नियम कहाँ लगता है। हमने फिर से बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ लगेगा, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा, निगेटिव वाला उस कार्बन के साथ लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है, कम होता है। तो चलिए, हमने देखा हाइड्रोजन की संख्या कम वाला, तो हाइड्रोजन की संख्या कम आ गई है, तो देखिए दो कार्बन है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता, दो हाइड्रोजन इधर भी, दो हाइड्रोजन इधर भी, यह संतृप्त है ही नहीं, तो ये खत्म। C2H4 और कोई ऑप्शन में नहीं है। चलिए अब देखिए Cl2 दोनों निगेटिव ही है, निगेटिव ही इसमें है, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखिए C3H6 को मैं लिखता हूँ CH2 और डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए 3 1 4 2 6। अब देखिए इसमें अटैचमेंट कराना है HBr, Br के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस। Br अटैच करेगा किस कार्बन के साथ, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मिनिमम नंबर यहाँ पर है 1 है, मिस यहाँ पर लगेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, सेकंड का C। तो हमने देखा मरकोनिकोव का नियम किस पर लागू होते हैं। मरकोनिकोव के नियम आप याद रखिए, मरकोनिकोव के नियम उस मरकोनिकोव के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि निगेटिव वाला भाग उस कार्बन के साथ अटैच होते हैं जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है मिथाइल प्रोपाइल ईथर इज, मिथाइल प्रोपाइल ईथर इज, इसका मतलब हुआ मिथाइल प्रोपाइल ईथर है कैसा भाई, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सममित ईथर, अनसिमेट्रिकल असममित ईथर, सिंपल ईथर साधारण ईथर, और नन ऑफ दीज कोई नहीं। तो क्या आगे ईथर को समझना होगा। ईथर है क्या चीज, ईथर को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ईथर को हम लोग बोलते हैं ROR स्क्वायर डैश मान लेते हैं। अगर सुन लीजिए, अगर R बराबर R' है तो ये जाएगा आपका सिमेट्रिकल ईथर में, और अगर बराबर नहीं है तो जाएगा अनसिमेट्रिकल में। तो क्या मिथाइल, मिथाइल का मतलब कितने कार्बन, एक कार्बन, प्रोपाइल कितने कार्बन, 3, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। एक बार फिर से आप याद रखिएगा, अगर यहां पर डाई का इस्तेमाल कर रहा है, डाई मिथाइल ईथर, तो समझिए कि सिमेट्रिकल है। डाई यूज नहीं हो रहा है तो समझिए कि अनसिमेट्रिकल है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर, जिसको हिंदी में बोलते हैं असमित ईथर। तो इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिटॉल का उपयोग करते हैं, डिटॉल का उपयोग किस चीज़ में करते हैं, एंटीसेप्टिक, जो भी इसमें ऑप्शन है उसमें किस में यूज करते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, डिटॉल कब लगाते हैं, जब हम लोग को कट जाता है, छट जाता है या कोई भी चीज़ हो जाता है जख्म, तो उसमें हम साफ कर लेते हैं उसको, या कट जाता है तो उसमें भी लगा लेते हैं हम लोग डिटॉल। तो डिटॉल का काम क्या है, छोटे कीटाणुओं को रोकना, नष्ट कर देना, उसको वृद्धि को रोक देना। तो जो कीटाणुओं को, जीवाणुओं को, छोटे छोटे को रोकता है या उसको मारता है, उसको बढ़ने नहीं देता, उसको हम लोग बोलते हैं, उसके यूज में एंटीसेप्टिक मिक्स। डिटॉल का उपयोग किस क्षेत्र में हम लोग कर लेते हैं, एंटीसेप्टिक। तो चौथा का आंसर हो गया आपका ए। तो याद रखिएगा डिटॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक में हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन हमने देखा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पिछले वीडियो को भी देखिए, पिछले वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए हैं, वो इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का रहा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी बीमारी जो है, रतौंधी बीमारी जो होता है किस विटामिन की कमी हो जाने से उत्पन्न होता है। तो ये आपका विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो वहाँ पर हमारे शरीर में जो रतौंधी बीमारी है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ये बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपकी ए। चलिए हमने 5 क्वेश्चन को देखा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको हमेशा इसी तरह से 300 वीडियो 300 क्वेश्चन का वीडियो मिलने वाला, 300 क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलने वाला। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है, जब तक आप क्या कीजिए कि पूरे क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लीजिए, पीछे से आप एक बार देखिए उसको, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इनमें से कौन एक प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय और जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक, और एक होता है पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। याद रखिएगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 0 है तब उसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 नहीं है तो पैरामैग्नेटिक होता है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, एकदम पक्का मिलेगा इस बार 2022 के एग्जाम में आपको मिलने वाले बोर्ड के एग्जाम में। कौन प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक कौन है, तो ऑप्शन से चेक करना होगा। ऑप्शन में चेक कीजिए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आगे इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन निकालिए, उस इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन के बाद आप उसे हुन्स रूल के अप्लाई कीजिए, आप चेक कीजिए। जैसे मैंने स्कैडियम को चेक करता है तो स्कैडियम का टोटल होता है कितना 21, तो इसके लास्ट में हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4s2 और 3d1। तो ये आपका कब कहाँ से चलने पर, आर्गन 18 से चलने पर, 18 2 20 1 21। इसने लॉस कर दिया कितने इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन को, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो आगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। इसके मतलब इसके पास भी 0, इसके पास भी 0। तो अब बॉक्स में देखिए एस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी के पास भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी के टोटल 5 को होते हैं, 1 2 3 2 5, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गया। इस ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो याद रखिएगा कि डाईमैग्नेटिक जब भी निकालना होगा तो डाईमैग्नेटिक निकालने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को चेक कीजिए। अगर अनपेयर्ड की संख्या 0 है तो भी आपका क्या हो जाता है डाई, अगर अनपेयर्ड 1 भी है तो भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। चलते हैं इसी की तरह से अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों को कर रहा है कि इनमें से कौन फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों दोष को दिखाता है। किस 4 ऑप्शन में किसमें शॉर्टकी दोष भी होता है और फ्रेंकल दोष भी होता है। तो याद रखिएगा AGBR में शॉर्टकी दोष भी होता है और फ्रेंकल दोष भी होता है। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका 8 है। 8 में देखिए, आगे 8 को समझते हैं अच्छा से, उसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, केवल एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे। और आपको एकदम पक्का उम्मीद है कि एकदम 300 क्वेश्चन जो करने वाले हम लोग, उसमें से आपका 35 में 35 बन जाना चाहिए। आपको 70 क्वेश्चन रहेगा, 35 तो इजी वे में बना देना होगा आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन की ओर आज बढ़ रहे हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन आज आ गए हैं, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसमें से किसके पास अधिक न्यूक्लियोफिलिसिटी है। कहने का मतलब आपको कैसे चेक करेंगे, चेक कैसे करें, ये याद करके जाए जी नहीं, याद करके दम नहीं जाइए। आप कॉन्सेप्ट से बनाइए। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके पास अधिक हो तो कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN विद्युत ऋणात्मकता, जिसका विद्युत ऋणात्मकता कम होगी वे न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक शो करेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या चीज़, ये प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को कि EN है क्या चीज़। तो EN विद्युत ऋणात्मकता, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता को EN कह सकते हैं हम लोग साधारण सी भाषा में। इससे भी अच्छा भाषा में आप लोग एक छोटा एग्जाम्पल से समझिए। 2 दोस्त एक चाय का स्टॉल खोलते हैं, चाय का दुकान लगाते हैं। चाय की दुकान लगाते हैं, दोनों ने पार्टनरशिप करके 50-50% पर लगाते हैं, जिसमें एक जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, दिमाग उनका थोड़ा कम है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति है, थोड़ा तेज व्यक्ति हैं। तो तेज वाले ने बोल दिया कि तुम चाय ही बनावो और हम गल्ला पर बैठते हैं, जो जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पर हम बैठते हैं। कहा ठीक है भाई। वे बेचारा थोड़ा सा उसका दिमाग कम था, कमज़ोर था व्यक्ति, उसने बोला कि चले ठीक है। वे क्या किया कि बैठा और डेली उसमें से 100 रुपया अपने पॉकेट में रखने लगा। तो क्या 100 रुपया रखा तो खुद उसका पैसा था जी नहीं, उसमें से 50 तो उसका भी तो था जो कम दिमाग के था। तो ये क्या किया, जो तेज वाला था वो दूसरे के पैसा को हड़प लिया। उसी तरह से विद्युत ऋणात्मकता को समझिए, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेगा। तो अपनी ओर खींचेगा तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, हम लोग लेफ्ट से राइट जाने में प्रेडिक्टेबल की बात करते हैं ना, प्रेडिक्टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर जो आपका EN जो होता है इंक्रीज करता है। इसलिए पूरे प्रेडिक्टेबल में सबसे ज़्यादा EN जो होती है फ्लोरीन का होती है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा। ये तो खत्म, न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा नहीं। उसके बाद हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन भी बहुत मैक्सिमम है,
ON, ये तीनों तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से थोड़ा सा कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन। अब बताइए, तो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा क्या? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस चारों में कार्बन का है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आज दा इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब मेहनत कीजिए, ऑब्जेक्टिव जितना आप हो सके उतना पढ़िए, किधर भी ऑब्जेक्टिव मिल रहा है उधर पढ़ लीजिए ऑब्जेक्टिव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं, एक एक कर सभी क्वेश्चन को देखना होगा आपको। 9 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा भाई, हम लोग को मिलजुल के करना है क्वेश्चन। ये लीजिए, अभी मार्कोनिकोव को नियम को मैंने समझाया था, मार्कोनिकोव का नियम समझाया था कि अनसैचुरेटेड जो अल्कीन होता है वहां पर निगेटिव पार्ट मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ अटैच होता, कम संख्या में जो हाइड्रोजन उसी के साथ अटैच हो जाएगा, जहां पर जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन वहां पर अटैच हो जाती है। तो क्या द रिएक्शन ऑफ, ये रिएक्शन देखिए OH विथ HBr अटैक करेगा तो क्या बनेगा? HBr अटैक करेगा तो बोलिए यहाँ पर तो दोनों में कार्बन सेम है, दोनों में कार्बन सेम है। अब दोनों में कार्बन सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, जब दोनों का कार्बन सेम है तो कनु भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से देखिए कि यहाँ पर क्या बनेगा। तो ऑप्शन में आपको जहाँ सेटिंग हो सकता है वहाँ पर आप करके देख सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन से चेक कीजिएगा, जैसे देखिए HBr को हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड जो ब्रेक करेगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक के साथ H जाएगा, एक के साथ Br जाएगा। लेकिन पहली बात इसमें देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिए, देखिए अब क्वेश्चन को समझिए। Br इधर आ गया, इधर तो आएगा नहीं, तो जब भी आएगा तो कहाँ जाएगा? तो आप देखिए यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर हो सके हाइड्रोजन बढ़े या यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़े। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ बढ़ता तो ये CH2 हो जाएगी, और यहाँ पर अगर बढ़ता तो ये CH2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर ये देखिए CH2 और CHBr, ये आपका हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए इसका भी आंसर हमने देख लिया। चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को डील कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे, सभी क्वेश्चन को देखिए। 10वां क्वेश्चन आपके पास आ गया, आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एन एल्काइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। हिंदी समझिए, एल्काइल हाइलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, किस प्रोसेस से? तो क्या आप समझ रहे हैं एल्काइल हाइलाइड क्या है? एल्काइल हाइलाइड क्या है? तो एल्काइल हाइलाइड को बोलते हैं हम लोग RX। एल्काइल हैलाइड है, RX एल्काइल हैलाइड है, लेकिन इसको बदल देना है अल्कोहल में, इसको बदलना होगा ROH में, इसको हमको बदल देना होगा ROH में। तो क्या X को यहाँ से हटाने पड़ेगा, X को हटाएंगे, इसका मतलब कौन रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को डील कीजिए पूरी तरह से, एकदम पूरी एनर्जी लगा के आप पढ़िए, एक एक क्वेश्चन से डील करेंगे हम लोग, सब हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, 11 12 दोनों को देख लेते हैं एक ही बार में। चलिए आइए आजा। Which of the following compound is oxidized to prepare methyl ethyl ketone? कह रहा है जब मिथाइल इथाइल कीटोन को ऑक्सीडाइज कराया जाएगा, ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, ऑक्सीडाइज उसको कराया जाएगा, तो कौन कंपाउंड बनेगा? तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि मिथाइल इथाइल कीटोन है, तो कीटोन है, इसका मतलब 2 3 1 4 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा आपका, टोटल 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। तो आपको देख सकते हैं, ये देखिए प्रोपेनॉल 3, ये ब्यूट 4, पेंटेनॉल 5, और ये कितना हो गया 4। तो आप ये दोनों में से बनेगा। आप देखिए मिथाइल इथाइल कीटोन है, तो चलिए इसको चेक करके बना लेते हैं हम लोग। CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये C2H5, मिथाइल इथाइल कीटोन। अब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 1 और ये 2 में आ जाएगा अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। चलिए 2 में यहाँ पर आके ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो ब्यूटेनॉल, 2 में OL, 2 में 1 और 2 में ब्यूटेनॉल हो जाएगा। चलिए 11 का हो गया C। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव को कवर कीजिए, पूरी तरह से एकदम ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिएगा एग्जाम के लिए, तो आपको अच्छा होगा। चलिए 12 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सिलेशियल डिहाइड।
फिनॉल को सिलेसियल्डिहाइड में बदला जाता है। किस रिएक्शन से? फिनॉल को सिलेसियल्डिहाइड में बदल दिया जाता है रीमन-टाइमन रिएक्शन से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। ये आपका फिर कोलवे से सिलेसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कनिजारो रिएक्शन, ये रिएक्शन जो आपको सब्जेक्टिव सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, आप 2-2 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता है उसमें बहुत ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो नेमिंग रिएक्शन पर भी फोकस कीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है क्या है जो देखते हैं। आप दावा यूज करते हैं मेडिसिन से ही क्वेश्चन उठाया गया है। तो मेडिसिन से क्वेश्चन है द कंपाउंड, ये एसिप्रीन है, ये एसिप्रीन है। देखिए ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट में दिया हुआ एसिप्रीन। एसिप्रीन का यूज करते हैं हम लोग दर्दनाशक के तौर पर। जब दर्द उर्द हो जाता है शरीर उरीर में तो उस समय एसिप्रीन का यूज कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दर्दनाशक मीन्स दर्द को कम करता है। अगला क्वेश्चन जो है कि विच रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन जीरो ऑर्डर का रिएक्शन जो है वह शो करता है, कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखलाता है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। शून्य कोटि का रिएक्शन का जो ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए। ए भी नहीं था, सी में देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन जो है वो भी आपको 15 क्वेश्चन, हम लोग एक दिन में 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको 10 दिन तक हम लोग 300 क्वेश्चन क्लियर कर लेना। 10 दिन तक 300 और क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं, उसको आप रिवीजन करते हैं, 2 से 3 बार वीडियो को देखते हैं। अगर आपको कोई दोस्त हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए, वे भी देख लेंगे, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.1 MbNO3 का होल टू हाइस घोल का वांट हाफ गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा वांट ऑफ फैक्टर से। तो इसका आंसर जो आएगा आपका, वो आंसर जो आपको आने वाला है 87% आएगा। निकालने का आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी तरह से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले ही आ गया 16, तो इसको भी डील करते हैं। चलिए इसको बना देते हैं यहाँ पर, आपको इसको बना कर बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आने वाला है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन, हाँ 16 क्वेश्चन। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज इतना। देखिए ये मेटल की जो यूनिट सेल है, सबसे पहले उसकी एज किनारा की लंबाई दिया हुआ है कितना? 287। ये लेंथ आपको दे दिया है, मीन्स ए बराबर दिया हुआ है 287 पिकोमीटर। ए बराबर 287 और बीसीसी द एटॉमिक रेडियस ऑफ आर बराबर भाट। आर बराबर पूछ रहा, तो आपको क्या होना चाहिए कि आपको तीनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एससीसी में रेडियस का, बीसीसी में रेडियस का और एफसीसी में। तब बीसीसी में जो होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है √3/4 × ए। आप इसे पुट करके आप ए की वैल्यू आपका कितना हुआ है 287 को रख के आप बनाइएगा तो आंसर आएगा। आप निकालने का है, इसको बना लीजिए, मल्टीप्लाई करके √3/4 × कितना 287, तो जो वैल्यू आएगा 124.27 पिकोमीटर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो आप इस पर क्या कीजिएगा ना कि तीनों का फॉर्मूला याद कर लीजिए, तीनों पर 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। हमने आपको लिए बीसीसी का अरेंजमेंट दिया, हो सके एससीसी का अरेंजमेंट दे सकता है, हो सके आपका एफसीसी का अरेंजमेंट आ सकता है, किसी चीज का एग्जांपल रह सकता है, आप इसे बनाना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन जो आपको देख लेते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ 13-15 कंपाउंड। कौन इस 4 गो में से 13-15 का यौगिक नहीं है? 13-15 का यौगिक कौन नहीं है? 13-15, तो 13-15 आपको ग्रुप याद होना चाहिए, आपको ग्रुप का टेबल याद, ग्रुप 13 याद होना चाहिए, ग्रुप 15 याद होना चाहिए। तो ग्रुप 13 में जो होता है आपको ये अगर याद है तो बन जाएगा। ये आपको क्या चीज का हो गया ग्रुप, आपको 13 का, ये 13 का एल्युमिनियम 13 में आता है ग्रुप, और 15 का, तब 15 का भी याद होना चाहिए। तभी तो क्वेश्चन आप मैच करके आप देख सकते हैं कि कौन इसमें नहीं है 13-15 का। तो 15 में आपको कौन आते हैं? तो आपके आते हैं ये सभी आपका, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं ना 13 को।
बैगन, आलू, गाजर, हीन, थैला, नाना, पापा, असलम सब बीमार। ये आपका 15 का, ये दोनों में से कौन मैच नहीं करता है? ये दोनों में कौन मैच नहीं करता है? इसको चेक करना। बोलिए INSB 13-15 है, INSB 13-15 है। चलिए ठीक है, नहीं है जो पूछ रहा है GAS देखिए ये भी है, ये भी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सी में देखिए CD इसमें है ही नहीं, CD है ही नहीं, CD है ये नहीं। ALP ये भी इसी का है, ALP, इसका मतलब आंसर जो होगा ये होगा। चेक करना होगा आपको, चेक करने आना चाहिए। जब तक चेक नहीं कीजिएगा नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन को रटना नहीं है, इसको चेक करके बनाना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो चलिए, तो इसको याद रखिएगा 13 का बैगन, आलू, गाजर, हीन, थैला, अपने तरीका से याद रखिए। 15 को नाना, पापा, असलम सब बीमार, ये दोनों को भी चेक कर लिए। तो चलिए आंसर हो गया आपका सी। चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत में आपको सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इस सब पे जो क्वेश्चन होता है ना, वो भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें क्वेश्चन मिलेगा, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो न्यूमेरिकल टाइप को क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फोकस करने पड़ेगा, उसको बनाने पड़ेगा अच्छे तरीके से, तब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 18 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18 क्वेश्चन, आज हम लोग 20 क्वेश्चन तक कर लेंगे। 18 क्वेश्चन क्या करा, इन FCC अरेंजमेंट ऑफ P and Q एटम वेयर P एटम्स आर एट ए कॉर्नर। तो क्या आपको मालूम होना चाहिए, जब तक मालूम नहीं है नहीं होगा। सबसे पहले हमको जो यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल के बारे में कुछ जानकारियां आपको देना होगा। यूनिट सेल की जानकारियां देना होगा कि अगर कोई कॉर्नर पर हो या फेस पर हो या सेंटर में हो तो उसकी जो एटम होता है कितना काम करता है। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई सेंटर में है तो सेंटर में है तो इसका मतलब बीच में है ना, तो बीच में पूरी तरह से एटम करेगा। तो सेंटर में रहने पर वह उसका वैल्यू पूरा का पूरा होता है, सेंटर में पूरा का पूरा होता है। कॉर्नर पर रहेगा यहाँ पर तो उसका कॉर्नर पर रहेगा तो ये केवल 1/8 ही काम करेगा। फेस पर रहेगा, फेस पर तो आधा अंदर रहेगा आधा नहीं रह पाएगा, तो फेस पर केवल कितना 1/2 काम करेगा। ये सब आपको याद रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या करा इन्हें FCC अरेंजमेंट, FCC के अरेंजमेंट में और P and Q एटम, दो एटम, एक P है एक Q है, वेयर P एटम्स आर एट द कॉर्नर, जहां P कहां पर है हुआ कॉर्नर पर, कोना पर है, और यूनिट सेल में Q एटम एट द फेस सेंटर एंड 2 एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर। देखिए 2 गो एटम मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर मीन्स 2 गो एटम गायब भी है। 2 गो एटम कहां से गायब है, कॉर्नर से गायब है। तो कॉर्नर टोटल होगा के गो, टोटल कॉर्नर ऊपर 4 तो नीचे 4, टोटल 8 गो, 8 में से 2 घट गया तो टोटल कॉर्नर के गो 6 गो। और कहां पर था क्यू एटम था, फेस कितने होंगे इसका 1 2 3 4 5 6 फेस टोटल हो गया कितना, फेस पर हो गया 6, फेस टोटल 6 और आपका कॉर्नर हो गया 6। 8 होते हैं कॉर्नर लेकिन हुआ कितना 6। तो अब इसको हम क्या करते हैं अच्छे से समझा देते हैं आपको। देखिए हमने निकाला कि अभी इसके जो वैल्यू मैंने बताया कि फेस जो है टोटल आपका 6, अब फेस पर काम करता है 1/2, तो फेस पर वैल्यू आ गया कितना 3। तो फेस पर किसको रखा गया Q, तो Q का आ गया 3, Q आ गया 3। क्या Q 3 है, लगा दें इसे, नहीं सब गलत है, ये सब गलत कि Q मिला लगा दिए। P का वैल्यू भी तो चेक कीजिए, P कहाँ पर है, तो P आपका कॉर्नर पर है जिसमें 8 कॉर्नर होते हैं, 2 को मिसिंग कर दिया गया तो टोटल 6 बचा, तो 6 और कितना वैल्यू करेगा 1/8, तो ये हो गया 3, ये हो गया कितना 4, ये हो गया 3/4। तो आपका P का रेशियो निकाल लिया तो 3/4 आ गया और Q का आ गया कितना, Q आ गया 3। तो 3/4 और 3 का कोई रेशियो नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई, इसको 4/3 से कर देते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, Q का वैल्यू आ गया 4, ये खत्म। तब P का वैल्यू आ गया कितना, P बराबर 1 और Q बराबर कितना आ गया आपका 4। तो P का वैल्यू 1 नहीं है, P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू आंसर नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग बनाते हैं। 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन की ओर आप जब अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, एक एक क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। चलिए 19 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देख लेते हैं हम लोग। 19 आपका है कि आयोडीन क्या, बहुत बार क्वेश्चन को पूछा आयोडीन क्या है, तो आयोडीन जो होता है मोलिकुलर सॉलिड होता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मोलिकुलर सॉलिड। आयोडीन है मोलिकुलर सॉलिड है। इसी तरह से ये क्वेश्चन को देखिए, RX द रिएक्शन अभिक्रिया RX + 2Na + RX
इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम से। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। मिस एल्काइल हैलाइड के कितने अणु? 2 अणु। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम सब क्रिया, जब क्रिया पढ़ाया गया होगा। तो ये रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप एक एक ऑब्जेक्ट एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक KOH गिव। क्वेश्चन कर रहा है बच्चे कि एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करके देता है। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराया जाए, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराया जाए तो क्या मिलेगा? तो याद रखिएगा 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक से और एक दूसरा जलीय KOH से। जब जलीय की बात किया जाए तो अल्कोहल बनेगा और अल्कोहलिक की बात किया जाए तो अल्कीन बनेगा। आप याद रखिएगा जब जलीय यहाँ पर लिख दे जलीय KOH तो अल्कोहल बनेगा और अल्कोहलिक बोले तो अल्कीन बनेगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा अल्कीन। ये बी आपका 21 का बी। हम लोग 21 का बी देखें। अब आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। 22 क्वेश्चन जो है आपका ये देखने पड़ेगा। ये देखिए 22 क्वेश्चन आपका CH3 ये आपको अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराया गया है, अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराया गया है और X क्या बनेगा? जो बनेगा X उसको फिर HBr से रिएक्शन कराने पर किसको उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो पेरोक्साइड तो यहाँ पर एंटी मर्कोनिकोव्स रूल लगेगा, मर्कोनिकोव्स को उल्टा वाला नियम लगेगा यहाँ पर पेरोक्साइड में, और उसके बाद NaI से रिएक्शन कराना होगा। तो सबसे पहले आपको ये इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, Br है, ब्रोमाइड है। तो अभी जस्ट 21 क्वेश्चन में देखे थे एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से तो अल्कीन बनता है, इसका मतलब यहाँ पर अल्कीन बनेगा CH3CH और ये डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन हुआ और ये अल्कीन हुआ तो X का नाम हो गया अल्कीन। लेकिन मुझे पूछ रहा है क्या चीज का? Z का क्या नाम होगा? तो X बना, इसको फिर HBr से पेरोक्साइड, तो एंटी मर्कोनिकोव्स रूल लगाना, एंटी मर्कोनिकोव्स के उल्टा। अगर आपको मर्कोनिकोव्स नहीं आता है तो हल्लू अल्केन के प्लेलिस्ट में मर्कोनिकोव्स रूल को हम लेक्चर बना कर रखे हुए हैं, आप उसे देख लीजिए। तो यहाँ पर अब HBr को रिएक्शन कराना है तो ये HBr से रिएक्शन होगा तो ये हो जाएगा CH3 और CH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर CH2, यहाँ पर आ जाएगा Br, यहाँ पर आ जाएगा H। ये एंटी मर्कोनिकोव्स रूल लगा। अब यह क्या होगा आगे? अब फिर NaI से रिएक्शन कराना है, NaI से, तो ये इसको NaI से कराना है, NaI से आप करा सकते हैं, इसको NaI से करा दीजिए। ये आपका प्रोडक्ट था CH2 और CH और ये आपका था CH2, यहाँ पर था आपका Br और ये आपका बना था H। इसको रिएक्शन कराना है NaI से, तो देखिए NaBr रिप्लेस करेगा और यहाँ पर I आके सेट होगा। तो क्या ऑप्शन में कहाँ चलेंगे हम लोग? CH2 और फिर CH2I, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, आपका ऑप्शन A। इसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या होता है इसमें। अगले क्वेश्चन, आप अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 23 क्वेश्चन में देखिए 23 क्वेश्चन क्या कहते हैं। 23 कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है, ये 23 नहीं 24 है। 23 देखिए 23 C3H8 + Cl2HB, HB के साथ रिएक्शन कराया गया, हमें अल्ट्रा वायलेट रे डाला गया है और ये आपका कितने कार्बन है? 3 के लिए हम लिखेंगे प्रोप, और ये डबल से भी ज़्यादा है तो प्रोपेन अल्केन का सदस्य है। प्रोपेन को यूवी लाइट की उपस्थिति में Cl2 से रिएक्शन कराया गया तो ये Cl बाहर नहीं, एग्जाम्पल किस तरह का रिएक्शन है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C3H7 × H और इसको मैं लिख दिया Cl × Cl, ये Cl बॉन्ड Cl। तो क्या किया? रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ये रिएक्शन जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
24 क्वेश्चन की ओर देखिए। 24 का रहा द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ का अल्कोहल का सामान्य सूत्र रहे, एल्डिहाइड का रहे, एसिड का रहे, आप क्या करना है, आप एक एग्जाम्पल लेकर उसे तोड़ देना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 और CHO। इसको मैंने देखा कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो C2 लिख दिया मैंने, C2 3 1 4, तो मैंने लिखा C4 और C2H4 और ये ऑक्सीजन हो गया 1, तो ऑक्सीजन 1। क्या इसको सेट कर सकते हैं CN, तो ये 2 को मैंने माना N, तो 4 को कितना हो जाएगा 2N, तो H इंटू N और क्या वो CnH2n एल्डिहाइड और कीटोन का समान सूत्र होता है। कीटोन से भी चेक कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। तो 24 का हो गया B। अब हम लोग आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्षारीय धातु हाइलाइट के रंग के लिए कारण है। जो क्षारीय धातु के हाइलाइट होते हैं उनका रंग जो होता है वो किसके कारण होता है। द रीजन फॉर कलर ऑफ द एल्कली मेटल हाइलाइट्स। एल्कली मेटल हाइलाइट्स के कलर किस रीजन से होते हैं, तो आपका ये किस कारण से होते हैं, तो एफ सेंटर के कारण से। आपका ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, आप अगर नहीं पढ़ें तो उसे अच्छे से पढ़ें सॉलिड स्टेट को। ये एफ सेंटर के कारण ये रंग शो करते हैं। अब हम लोग 26 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन जो आपका है, 26 में कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल मीन्स कहने का मतलब ऑयल के हाइड्रोजिनेशन करने में कौन कैटलिस्ट यूज होता है। तेल के हाइड्रोजनीकरण, तेल के हाइड्रोजनीकरण में किसी उत्प्रेरक का उपयोग होता है। यह किस उत्प्रेरक का होगा, किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है हाइड्रोजिनेशन में। हाइड्रोजिनेशन में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये हाइड्रोजनीकरण होता है। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकेल की उपस्थिति में हम लोग हीट करते हैं तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपका निकेल आंसर होगा। तो ये आपका 26 क्लियर कर लिए हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 कर रहा है द हाल्फ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 69.3 सेकेंड, इट्स रेट कांस्टेंट इज। कहने का मतलब एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल दिया हुआ है, अर्ध आयु समय आपको दिया है कितना, तो अर्ध आयु में T/2 दिया है और इसका वेग स्थिरांक K बराबर क्या होगा, K बराबर क्या होगा, तो K बराबर फार्मूला यूज करना होगा आपको। ये आपको रासायनिक गतिकी चैप्टर जो है उसी का ऑब्जेक्टिव है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिद्ध करने का था, उसमें शून्य कोटि अभिक्रिया भी पढ़ना था। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से हम लोग अर्ध आयुकाल, जब उसके उत्पाद को आधा कर देते थे, समय को आधा कर देते थे, तो वहाँ पर हम लोग एक फार्मूला यूज किए थे T/2 बराबर 0.693 और डिवाइडेड बाई K। तो अब बताइए T/2 दिया हुआ है आपके प्रश्न में, T/2 दिया हुआ, अर्धायु दिया हुआ है, तो K पूछ रहा है, तो क्या हम K बराबर लिख सकते हैं, K = 0.693 और डिवाइडेड बाई कितना आपका T/2। ठीक है, इस पर पुट करके आपको बनाना होगा। इस पर बनाने पर जो आंसर आएगा वो आपका होगा। तो इसमें आप बनाने पर आपको 10⁻² सेकेंड इन्वर्स आएगा। आप बना सकते हैं 0.693 T/2 के पॉइंट जगह पर रख देना, 69.35 आपका आंसर आएगा 10⁻² सेकेंड इन्वर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फार्मूला याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है कि प्रथम कोटि के अर्ध आयु का स्थिरांक क्या होते हैं, तो याद रखने होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 28 क्वेश्चन में इफ n इज नंबर ऑफ, देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, इफ n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहला पॉइंट, सॉल्यूट के मतलब होता है बिले, बिले घुल जिसको बोलते हैं, एंड n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है। देन मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज, तो किसका पूछ रहा है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। एक बार इसको अच्छा से क्वेश्चन को समझिए। करे यदि
विलेय का मोल n है, यदि विलेय की मोल की संख्या n है, याद रखिएगा विलेय की मोल की संख्या n है, वे भी छोटी n, और सॉल्वेंट विलायक की मोल की संख्या बड़ी n है, बड़ी n है, तो क्या बताइए आप सॉल्यूट मीन्स विलेय का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज क्या होंगे। क्वेश्चन को समझिए, यदि विलेय का मोल प्रभाज छोटी n है और विलायक का मोल प्रभाज बड़ा n है, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, मोल प्रभाज को हम पढ़ाए होंगे, आप क्लास पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि मोल प्रभाज जब भी पूछे तो मोल प्रभाज में जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। तो किसका मोल प्रभाज पूछा जा रहा है, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट क्या हुआ n, इसका मतलब स्मॉल n ऊपर होगा। तो देखिए दो जगह स्मॉल n है, चलिए अब ये दोनों में से कोई होगा, और जिसका पूछा उसको ऊपर और डिवाइड दे देना टोटल मोल से, तो टोटल मोल एक स्मॉल n और प्लस ये, तो इसका टोटल मोल हो जाएगा n प्लस स्मॉल n, ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको याद रखेंगे कि यदि n ये निकालने के लिए जिस मोल प्रभाज जिसका मोल प्रभाज पूछे उसका मोल ऊपर और कुल मोल नीचे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए 29, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इफ इट्स कंडक्टिविटी ऑफ 0. मीन्स के कापा दिया हुआ आपका, ये के बराबर कापा बराबर दिया हुआ 0.0152, ठीक है, और आपका मोलर कंडक्टिविटी इतना दिया हुआ, मोलरिटी भी दिया हुआ आपका, m दिया हुआ है, तो बिल भी क्या आपका आंसर होगा। मीन्स ये आपका पूछ रहा है, तो ये बराबर आपको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आपको कापा गुना 1000 डिवाइडेड बाई करना होगा क्या, m बड़ा m, तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा आपको। m का वैल्यू आपको दिया हुआ है और कापा का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। ये पुट करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो भी आपको 101 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं कि कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के मतलब होता है शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होगा, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए होता है टी जो हाफ होता है, अर्ध आयुकाल जो होता है वो ए का प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर 2a प्लस बी 3c प्लस डी रिएक्शन। देखिए ये भी केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है, इसे समझने के लिए आप सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन 2a प्लस बी 3c प्लस डी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर को नहीं दिखाता है। मिस इसमें कौन अभिक्रिया की दर, देखिए आप सबसे पहले एक चीज़ जानिए, जब कोई अभिकारक होते हैं जो रिएक्टेंट होते हैं, मिस अभिकारक है और ये उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या अभिकारक की क्वांटिटी घट रही है और उत्पाद की क्वांटिटी बढ़ रही है। अभिकारक की क्वांटिटी घट रही है। अरे जैसे आप एक छोटा एग्जांपल से समझो यार कि आटा है और आटा से रोटी बना रहे हैं, तो आटा की क्वांटिटी, आटा है जो कमते जाएगा, रोटी बढ़ते चल जाएगा, तो आपका ये अभिकारक घटेगा और उत्पाद बढ़ेगा। इसलिए अभिकारक को माइनस में और उत्पाद को क्या चीज़ में, प्लस में। तो इसमें से आगे देख लेते हैं हमने कि ये देखिए ए के लिए ये माइनस साइन चलेगा, ये एकदम सही है, माइनस साइन के लिए आगे साइन हम चेक कर रहे हैं, क्या बी सी, ये अभी उत्पाद है, ये उत्पाद है, ये आपका क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारक के लिए माइनस और उत्पाद के लिए प्लस, तब सही चलेगा। तो ये माइनस था, अभी साइन चेक कीजिए, बी के लिए प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, ये माइनस ठीक है, और डी के लिए माइनस नहीं होगा, डी के लिए प्लस होगा, तो ये आपका देख लीजिए डी आपका जो है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, मीन्स ये आपका सही है। तो जब भी निकालना होगा, दर दिखाना होगा, रेट दिखाना होगा, तो ये साइन आगे चेक करना होगा, साइन दर। अभी कारक की क्वांटिटी घटने के कारण उसके हम लोग रेट माइनस में रखेंगे और इसकी रेट को हमेशा प्लस में रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा आपको 32, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टेंस जो होते हैं, जी जो आपका किसका रेसिप्रोकल होता है? तो रेजिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन 33 की ओर चलिए। 33 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का सरल सूत्र। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होते हैं? बेंजीन का सूत्र क्या होते हैं आपको याद होना चाहिए। बेंजीन के सूत्र क्या होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, बेंजीन का सूत्र के लिए CH तो होगा नहीं। अच्छा, सरल सूत्र, तो सबसे पहला पॉइंट, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। C6H6। तो कर एम्पेरिकल, इसको कितना शॉर्ट में लिख सकते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला जितना शॉर्ट कर सकते हैं, 6 से 6 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? CH। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है, मोलिकुलर फार्मूला नहीं पूछ रहा है। एम्पेरिकल फार्मूला पूछा, मोलिकुलर फार्मूला पूछेगा तो जो फार्मूला होता है वे एम्पेरिकल फार्मूला कहेगा तो उसका शॉर्ट। जैसे आपका मान लिया जाए कहे कि इथाइल अल्कोहल का C2H5OH का क्या होगा? एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला जिसका क्या है उसको शॉर्ट कीजिए। तो कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और ऑक्सीजन ये कट सकते हैं। तो इसको जितना मिनिमम में आप कर सकते हैं, जो मिनिमम आप हो सके। जैसे आपका क्या है? C2H4 का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? तो एम्पेरिकल 2 दूनी 4, मिस इसका होगा C1, और हाइड्रोजन कितना? 2। तो इस तरह से बेंजीन का सरल सूत्र पूछा, एम्पेरिकल फार्मूला पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, एम्पेरिकल फार्मूला में आप जितना उसको एकदम सरल में लिख सकते हैं, छोटा में लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो गया। चलिए 32 क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखा 33 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम लोग चलते हैं 34 क्वेश्चन से। 34 क्वेश्चन क्या कहते हैं वे समझते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में दम आराम से, और आपको पूरी क्वेश्चन को हम कराएंगे, पूरे क्वेश्चन को कराएंगे। चलिए 34 क्वेश्चन का आ रहा है, जो समझिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फिनॉल। फिनॉल से क्या बना है? इसमें से कौन फिनॉल का व्युत्पन्न है? फिनॉल का प्रोडक्ट है। कहने का मतलब फिनॉल का व्युत्पन्न कौन है? तो फिनॉल का व्युत्पन्न जो होते हैं वे आपका पिक्रिक एसिड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से 35 क्वेश्चन देखिए। 35 क्वेश्चन तो और इजी है। 35 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ। देखिए क्वेश्चन को समझिए। सभी नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन तो आपको याद रखने पड़ेगा। सभी नेमिंग रिएक्शन आप याद रखिए। आपका किल्मनसन रिएक्शन हो गया, मस्टर्ड वाइल्ड रिएक्शन हो गया, वुल्फ किचनर रिडक्शन हो गया, उर्ज रिएक्शन हो गया, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो गया, उर्ज फिटिंग रिएक्शन हो गया, फिटिंग रिएक्शन हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेमिंग रिएक्शन में होते हैं ये सब। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन। रिडक्शन के लिए किसका यूज नहीं किया जाता ना? कैन नॉट नहीं किया जाता है। तो चलिए नहीं किया जाता मीन्स ये आपका एल्डिहाइड से एल्केन बना रहा है। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन में, ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, ये कीटोन है। कीटोन के रिडक्शन कर रहा है, कीटोन का रिडक्शन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। तो ये कीटोन के रिडक्शन में उर्ज रिएक्शन आप लोग कल भी देखे थे, पिछले वीडियो में आप देखे थे कि क्या उसमें हो रहा था? रिडक्शन नहीं हो रहा था। ये जब हल्लो अल्केन के 2 हम अणु यूज किए थे, हल्लो अल्केन के 2 अणु यूज किए थे और ड्राई ईथर के उपस्थिति में, तो ये आपका अल्केन बना था, रिडक्शन का प्रोसेस नहीं हुआ था। तो उर्ज रिएक्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा 36 क्या है? C2COCl। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये आपका C2H5 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और ये Cl मीन्स एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड को H2 से रिडक्शन ही हो रहा है PD/BSO4 की उपस्थिति में। तो X + Y जो बनेगा वे क्या होगा? मीन्स कहने का मतलब जब एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया गया PD/SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, तो एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ से Cl रिप्लेस करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जाके कर जाएगा, तो हो जाएगा C2H5COOH और HCl। देख लीजिए बाई में हो जाएगा आपका HCl और X के जगह पर हम लिख सकते हैं C2H5COH। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा CHO भी कर सकते हैं, इसको इधर इधर कोई दिक्कत नहीं है, CHO। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C2H5CHO और HCl। 36 क्वेश्चन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 जो है एस्टल्डिहाइड नहीं दिखाता है। एस्टल्डिहाइड क्या नहीं दिखाता है, एस्टल्डिहाइड क्या नहीं दिखाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन से देखिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है, आपका ल्यूकस टेस्ट नहीं दिखाता है, ल्यूकस टेस्ट केवल अल्कोहल दिखाते हैं। अल्कोहल के टेस्ट करने में ल्यूकस टेस्ट का यूज करते हैं, याद रखिएगा। पी अल्कोहल, एस अल्कोहल और टी अल्कोहल को डिफरेंस में, पी अल्कोहल, एस अल्कोहल, टी अल्कोहल को पहचान करने में ल्यूकस टेस्ट का यूज होता है, ल्यूकस टेस्ट का यूज इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। याद रखिएगा कि एस्टल्डिहाइड कैन नॉट शो ल्यूकस टेस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 38 क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वह समझिए आगे। Which one of the following reaction is a method for the conversion of a ketone into hydrocarbon? ये 4 ऑप्शन में से कौन जो है वे आपको कीटोन से हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया है। कीटोन से हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया कौन है, किससे हम बदल सकते हैं, तो याद रखिएगा उल्फ किर्चनर रिडक्शन का यूज करते हैं। उल्फ किर्चनर रिडक्शन से कन्वर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 39 क्वेश्चन है। करा द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन टू बेंजल्डिहाइड, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमेल क्लोराइड। अभी जस्ट थोड़ा सा पहले पढ़े थे, अभी COCl का लाए थे। क्रोमेल क्लोराइड का ऑक्सीडेशन टोलिन के साथ होता है तो उसको कौन रिएक्शन बोलते हैं, तो ये आपका इटार्ड रिएक्शन है। याद रखिएगा इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। और 40 क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन, हम लोग 40 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। बेंजीन रिएक्ट विथ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव। देखिए क्या कर रहा है कि बेंजीन रिएक्ट विथ, ये बेंजीन आपका है, बेंजीन को रिएक्शन कराया जा रहा है CH3 डबल बॉन्ड O और कैची के प्रेजेंट में, Cl के प्रेजेंट में, तो क्या बनेगा परसेंस ऑफ AlCl3 के प्रेजेंट में क्या कंपाउंड बनाएगा, तो इसमें आपका बन जाएगा C6, ये आपका हो गया C6H6, तो ये आपका इससे बन जाएगा C6H5COCH3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ की हाइड्रोजन इस Cl के साथ रिप्लेस कर जाएगा। तो हम लोग 40 क्वेश्चन को देख लिए हैं और अगले वीडियो में 41 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 40 क्वेश्चन को आप एक बार दोनों वीडियो को देख लीजिए, अगर पिछले वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के चौथे वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग 41 से आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो पीछे तीनों वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको 41 से आगे जो भी क्वेश्चन में बताने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देर नहीं करते हैं और तेज़ी से अपने क्वेश्चन की ओर 41 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो आज की 41 क्वेश्चन जो है, टोटल 41 जो हम लोग 40 देखे हैं, उससे आज 41 स्टार्ट कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा लेकर। तो ग्रेवियल पैथियोलामाइड संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो 1 डिग्री अमीन का निर्माण में 1 डिग्री अमीन के फॉर्मेशन के लिए ग्रेवियल पैथियोलामाइड का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा, आपका जो राइट आंसर जो होगा वो 1 डिग्री अमीन होगा, 1 डिग्री अमीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोनोमर ऑफ PVC मीन्स PVC का एकलक क्या है, PVC का एकलक क्या है। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर हिंदी में, सर हिंदी आपका लिखा हुआ है, हिंदी ही समझा रहे हैं, हिंदी ही आपका है, आप इस पर फोकस कीजिए। अब ये सबका हिंदी नहीं हो सकता है, ये सभी आपका फॉर्मूला है तो इसका हिंदी नहीं हो सकता है।
चलिए पीवीसी का एकलक क्या है, ये क्वेश्चन को समझिए। एकलक क्या होते हैं? तो बहुलक जिस छोटे छोटे चीज़ों से बने होते हैं, जिस वस्तु से बने होते हैं ना, उसी को एकलक कहते हैं। अब बहुलक बनने की विधि को हम लोग क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पीवीसी का जो एकलक होते हैं वे विनाइल क्लोराइड होते हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर सी होंगे। तो पीवीसी याद रखिएगा, 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीवीसी का एकलक जो होते हैं विनाइल क्लोराइड होते हैं, विनाइल क्लोराइड होते हैं पीवीसी का एकलक। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका 43 क्वेश्चन जो है प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? अभी बताएं प्राकृतिक रबर किस छोटे छोटे चीज़ों से बना हुआ है? तो प्राकृतिक रबर जो है वे आइसोप्रीन से बने होते हैं। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन से बने होते हैं। बहुलक क्या है? तो एकलक के दोहराने से जो पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। बहुलक बनने की क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन से बने होते हैं। पीवीसी किससे बने होते हैं? विनाइल क्लोराइड से बने होते हैं। चलिए आज की 44 क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन जो है सी में सी बॉन्ड सी। तो सबसे पहले आप समझिएगा समास विखंडन क्या होते हैं। तो अगर क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, सी सिंगल बॉन्ड सी के समास विखंडन से बनते हैं। देखिए बंधन की विखंडन 2 होते हैं, एक समास विखंडन, एक विषमास विखंडन। मीन्स हेमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक फ्यूजन। बॉन्ड का फ्यूजन 2 प्रकार के होते हैं, एक हेमोलेप्टिक होता है, तो ये क्वेश्चन आपका है हेमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। तो देखिए इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को क्लियर करते हैं। आपको हेमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक दोनों क्लियर अगर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो देखिएगा हेमोलेप्टिक से क्या होगा जो समझिए। देखिए अगर कोई ए बॉन्ड बी से जुड़ा हुआ है, ए सिंगल बॉन्ड बी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड में ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, लेकिन यहाँ पर ए की ईएन के मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वे बराबर है बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मीन्स ए का विद्युत ऋणात्मकता बी के विद्युत ऋणात्मकता के बराबर है। मीन्स जितना ये धूर्त है ना उतना ये भी धूर्त है, जितना ये चालाक है तो ये भी चालाक है। तो क्या होगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन हटाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं समास विखंडन। इसमें अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर डॉट, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर डॉट। तो जिस आपको देखिए ये ए के ऊपर हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मुक्त मूलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ये समास विखंडन से मुक्त मूलक बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। लेकिन यही कहानी आपको समास विखंडन नहीं रहकर विषमास विखंडन रह जाए तो क्या कीजिएगा। विषमास विखंडन रहेगा तो कुछ नहीं करना, बस देखिए उसके लिए क्या करना। मान लेते हैं कि ए है और जो बी से बॉन्ड बनाए हुए हैं, दोनों सिंगल बॉन्ड से हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है, ए जो है वे बी की अपेक्षा तेज है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वे बी की अपेक्षा ज़्यादा है, तब ये कंडीशन लगेगा विषमास विखंडन का। ये ध्यान दीजिए समास विखंडन में दोनों का विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है, लेकिन विषमास विखंडन में समान नहीं होती है। तो क्या करेगा, जो तेज है, कहने का मतलब ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला, ये ज़्यादा दूसरा का चीज़ जो है, दूसरा का वस्तु अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये दोनों के साझेदारी हुई थी एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये ए क्या करेगा, ये ज़्यादा तेज है, जिसको बोल सकते हैं ज़्यादा धूर्त है, तो ये धूर्त ज़्यादा, तो ये इसका भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या नजर आएगा, ए ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लिया तो इसके ऊपर माइनस, और बी ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर प्लस। जो इलेक्ट्रॉन जिसका गया लॉस हुआ उसके ऊपर प्लस, तो इसको बोलते हैं विषमास विखंडन। विषमास विखंडन से मुक्त मूलक नहीं बनेंगे, कार्बोकेटायन बनेंगे और कार्बो एनायन बनेंगे। आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं तो निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन समास विखंडन से मुक्त मूलक बनेंगे क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, दोनों उतने ही धूर्त होते हैं, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। आप ही बताइए कि आप एक बिजनेस किए, 2 को मिलकर दोनों उतने ही धूर्त हैं तो का इलेक्ट्रॉन को लेकर चल जाएगा नहीं। लेकिन अगर कोई एगो ज़्यादा धूर्त है एक कम है तो आप दूसरे का
कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर समास विखंडन से समझ गया कि ये समास विखंडन से आपका जो बनेगा फ्री रेडिकल, जिसको मुक्त मूलक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि इनमें से किस अभिक्रिया का उपयोग अल्केन के निर्माण में होता है। अल्केन बनाने में किस किस अभिक्रिया का यूज करते हैं। अल्केन किस किस अभिक्रिया से बनता है। तो ऊर्ज अभिक्रिया से भी बनता है, कोल्वे से भी बनता है, उल्फ किस्नर से बनता है, इसलिए ऑल ऑफ सभी क्वेश्चन होंगे इसमें, सभी क्वेश्चन से बनने हैं। तो चलिए ये आपका 45 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या है जो देखते हैं। 46 आपका कह रहा है कि द्विबंधन में, क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, कौन बंधन की बात कर रहे हैं। द्विबंधन में HX, ठीक है, इधर भी कार्बन होंगे, इधर भी कार्बन होंगे, तब तो द्विबंधन बने होंगे। HX के हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, देखिए बच्चे इसमें भी हाइड्रोजन उस कार्बन में जाता है जिसमें पहले से अधिक हाइड्रोजन होते हैं। तो आप पिछले वीडियो में मार्कोनी-कोप्स नियम के बारे में मैंने समझाया था, मार्कोनी-कोप्स के नियम। तो मार्कोनी-कोप्स के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा, निगेटिव उस भाग में जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मार्कोनी-कोप्स रूल बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। मार्कोनी-कोप्स के नियम से आप क्या समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमने 46 क्वेश्चन देखा। 47 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जो लिंडलर उत्प्रेरक क्या है। तो PDYSO4 को लिंडलर उत्प्रेरक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से 48 क्वेश्चन देखिए। 48 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, लूकस अभिकर्मक है, लूकस रिजेंट, जिसका यूज हम लोग अल्कोहल को जांच करने में करते हैं बच्चे। लूकस अभिकर्मक का प्रयोग हम लोग अल्कोहल को जांच करने में करते हैं। तो याद रखिएगा, हो सके आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि लूकस अभिकर्मक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अल्कोहल को जांच करने में। तो लूकस अभिकर्मक होते हैं क्या, तो लूकस अभिकर्मक आपका ZnCl2 और HCl का सोल्यूशन होते हैं। मिस ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, लूकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ। लूकस अभिकर्मक का जांच किसमें किया जाता है। लीजिए अभी जस्ट बताएं कि अल्कोहल को P अल्कोहल, S अल्कोहल, T अल्कोहल को अगर डिफरेंस करना हो, जांच करना हो आपको, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं क्या चीज, लूकस टेस्ट का। तो आप आंसर दे सकते हैं इजिली वे में अल्कोहल होगा। तो याद रखिएगा लूकस टेस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो अल्कोहल को जांच करने में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजीन में 50 क्वेश्चन की ओर चल गए हम लोग। टोटल 300 क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चे, 50 क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। तो बेंजीन में कार्बन परमाणु है, एक चीज याद रखिएगा, एक चीज आप याद रख सकते हैं, एक चीज आप याद रखिए कि अगर जहां पर डबल बॉन्ड की बात करें हम लोग, जहां पर डबल बॉन्ड रहती है उसकी प्रस्करण जो होगा sp2 होगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड रहेगा सबका तो वे आपका sp3 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसकी प्रस्करण आपका sp होगा। आपको प्रस्करण निकालने के लिए सिग्मा पर पाई पर भी निकाल सकते हैं कि अगर सिग्मा की संख्या आपके पास 4 है तो उसकी प्रस्करण sp3 बोलेंगे, और सिग्मा की संख्या आपका 3 है तो उसका प्रस्करण sp2 बोलेंगे, और सिग्मा की संख्या 2 है तो उसकी प्रस्करण sp बोलेंगे। लेकिन आपके पास उतने टाइम नहीं है तो उसकी बॉन्ड को चेक करके भी हम बता सकते हैं। सभी का सभी सिंगल बॉन्ड तो sp3, सभी के सभी वहाँ पर किसी एक डबल बॉन्ड का यूज किया गया तो sp2 हो जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड का यूज हुआ तो sp हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन जो आपका है बेंजीन में कार्बन परमाणु है। बेंजीन की बात क्या है ना, तो बेंजीन का ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर आपका बेंजीन का होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं, सभी एंगल पर हाइड्रोजन होते हैं। बोलिए इस किसी एक कार्बन की बात किया जाए, बोलिए कौन बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड आवे, आंसर आपका हो जाएगा sp2। तो आपका 50 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एरोमेटिक यौगिक है। देखिए एरोमेटिक यौगिक होने के लिए आपको हकस रूल का पालन करना चाहिए, पूरे उसकी इलेक्ट्रॉन डिक्लॉज होना चाहिए, पूरे इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमना चाहिए। तो उस आप जिसमें बेंजीन का रिंग होना चाहिए, आप समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें बेंजीन का रिंग नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन को घूमने का नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, ये आपको साइक्लोहेक्सेन है,
ठीक है, ये एक केवल इसमें आप जोड़ेंगे तो अलग नाम होगा इसका। तो ये आपका बेंजीन का रिंग है, तो ये आपका एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक एरोमा सबसे बना है, एरोमा सबसे बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो याद रखिएगा एरोमेटिक इसमें सी होगी, आप पहचानने के लिए आ सकता है, आप इसे याद रखेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि मॉन्ड विधि से किस धातु का शोधन करते हैं, तो निकल धातु का शोधन किया जाता है, निकल धातु का मॉन्ड विधि से करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपके पास कि ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2SO4O6 किसका पूछा गया है, क्वेश्चन किसका पूछा गया, Na2S4O6 में गंधक, गंधक के मतलब सल्फर, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या। क्वेश्चन आप देखिए Na2S4O6 का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा, सोडियम का होता है 1 गुना 2, एक होता है सोडियम का। सल्फर का पूछा है तो सल्फर को मैंने माना x, लेकिन इसकी संख्या 4 है। और ऑक्सीजन का होता है -2 गुना 6, तो ये 6 पीस है, तो इसको 6 के लिए मैंने 0 कर दिया। अब देखिए अब क्या होगा, 2 ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -12 = 0। तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 4x - 10 = 0। तो क्या 4x बराबर लिख सकते हैं 10, तो क्या x बराबर लिख सकते हैं 10/4। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 5/2 ऑक्सीडेशन नंबर। ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने नहीं आता है तो मेरे प्लेलिस्ट में ऑक्सीकरण संख्या पर एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख लें। ऑक्सीकरण संख्या 1 से 2 नंबर आपको यूज होता है। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बॉक्साइट में उपस्थित अशुद्धि है। बॉक्साइट जो अल्युमिनियम का अयस्क होते हैं, अयस्क क्या है, तो जिस खनिज से हम लोग धातु का निष्कर्षण आसानी पूर्वक एवं कम खर्च में कर देते हैं उसे अयस्क कहते हैं। तो बॉक्साइट में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग SiO2 कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो अगला क्वेश्चन है बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किनके साथ, डायगोनल रिलेशनशिप। जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है बोरॉन किनके साथ दर्शाएगा, तो आप बोरॉन का रिलेशनशिप होता है सिलिकॉन के साथ। आप अगर ये नहीं जानते तो इसके आप बोलिए, हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे डायगोनलशिप के ऊपर, ये प्रेडिक्टेबल में आपका पढ़ना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं सल्फर अणु है। तो क्या सल्फर अणु को हम कैसे लिखते हैं हुआ, सल्फर अणु को एसेट से डिनोट करते हैं। तो बोलिए 8 के क्या लिखेंगे, ऑक्टा। तो ऑक्टा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑक्टा एटॉमिक, ऑप्शन नंबर डी। सल्फर अणु है ऑक्टा एटॉमिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 57 में देखिए, 57 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा लिगेंड एक धब्बा बनाता है, मीन्स जो आपका चिलेट जो होता है धब्बा टाइप को कौन बनाता है, तो ऑक्जोलेट जो होते हैं C2O4 जो होता है ना, यही ऑक्जोलेट, इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन तटस्थ लिगेंड है, तटस्थ लिगेंड मीन्स न्यूट्रल, नॉट कौन, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट न्यूट्रल लिगेंड। निम्नलिखित में कौन तटस्थ लिगेंड नहीं है, नहीं है, क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, नहीं है होगा, तो आपका ONO जो है, NO2 जो है वे न्यूट्रल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, इसके ऊपर चार्ज होते हैं। तो चलिए 59 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लोहे के निष्कर्षण में स्लैंग किस उत्पादन, ये किस होगा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, किस उत्पादन, किसके उत्पादन में किया जाता है। तो लोहे के निष्कर्षण में स्लैंग जो होता है ना आपका CaSiO3 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि सबसे बिस्मथ की अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या होते हैं, बिस्मथ की अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या क्या होते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, बिस्मथ के आगे इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन निकालना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा, आपको अफवाह प्रिंसिपल यूज करने पड़ेगा। उसके बाद चेक करना होगा, आपको चेक करना होगा कि वे इलेक्ट्रॉन को कितना मैक्सिमम दे सकता है।
कितना मैक्सिमम में दे सकता है। तो बोरॉन जो होते हैं आपका ग्रुप 13 का होता है, इस चलते इसका सबसे मोस्ट स्टेबल जो होता है वे +3 होते हैं, +3 होंगे। चलिए अगला देखिए, निष्क्रिय गैस के 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निष्क्रिय गैस के 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भाई, क्या है? तो 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय गैस अगर चेक कीजिए। निष्क्रिय गैस क्या होते हैं? निष्क्रिय गैस आपका होते हैं, याद रखेंगे, ये आपका हरवजन हो गया, फिर नेहरा हो गया। हम लोग कॉन्सेप्ट ट्रिक से याद रखते हैं, हरवजन, नेहरा, गरकर, कर, एक्स्ट्रा, रन। तो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा सभी को चेक करके देखते हैं। तो इसका नियॉन का कितना होता है आपका? नियॉन का 10। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट S2, 2S2 एंड 2p6। ठीक है, क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? आर्गन के भी निकाल सकते हैं। आर्गन का कितना होता है? 18। तो इसको लिए हम लिख सकते हैं फर्स्ट S2, 2S2 और 2p6 और 3S2 एंड 3p6। क्या देख रहे हैं कि p के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, s के ऊपर कितने हैं? 2। p के ऊपर 6, s के ऊपर 2। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है S3O9, S3O9 ट्रिबर में SS बंधन की संख्या है। S3O9 याद रखना होगा, S3O9। तो ये सर याद करें नहीं, आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो बना सकते हैं। स्ट्रक्चर से SS बंधन पूछ रहा है, SS बंधन कितना है? तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या है भाई, देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर हम लोग। देखिए ये S3O9 का स्ट्रक्चर होते हैं। आप बताइए, SS बंधन है, ये SO है, SO है, SO है, SS बंधन नहीं है। इसका मतलब इसके ऑप्शन जो होगा आपका वो भी देख लेते हैं, क्या ऑप्शन होगा आपको? 0, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा S3O9 में SS की बंधन की संख्या 0 होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है P4O10 और P4O6 में POP की संख्या। फिर से बंधन पर, तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। आज जो इस क्वेश्चन में करा P4O10, अरे यार P4O10 देखिए, P4O10 में POP बॉन्ड पूछ रहा है, तो POP बॉन्ड पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग कैसे बनेगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसको। ये आपका P4O10 का स्ट्रक्चर होते हैं। P4O10 के स्ट्रक्चर में आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपका POP बॉन्ड क्या होगा। देखिए एक आपको ये आपका POP एक हो गया। अगला देखिए POP आपका दूसरा हो गया। ये देखिए POP तीसरा हो गया, POP चौथा हो गया, POP कितना हो गया? 5, POP कितना? 6। तो लीजिए और किधर भी बॉन्ड है, PO का बीच है, PO है, PO है। आपका टोटल P4O10 में 6 होते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं कि क्या क्वेश्चन है P4O10 और P4O6। O6 में भी इसी तरह से निकालेंगे तो 6 ऑप्शन आएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बुआ? A। आपका ऑप्शन जो होगा A होगा। याद रखिएगा P4O10 में POP बंधन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि दिए गए अणु में Xc का लोन पेयर की संख्या समान है। लोन पेयर की संख्या समान है किस में? तो XcO3 में, XcOF4 में, XcF6 में। किस में आपका लोन पेयर समान है? तो सबसे पहले आपको बंधन बनाने होंगे। देखिए Xc के बाहर में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कि निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 गो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, 3 गो ने ऑक्सीजन इसमें बॉन्ड बन गया। इसके पास एक लोन पेयर बचे हुए हैं। लेकिन इसी तरह से अगर आप इसकी बात करें XcO4 में, तो डबल बॉन्ड के साथ ये और ये आपका 1 2 3, ये आपका 4, टोटल ये इसने यूज कर दिया 1 2 3 4 5 6, इसने भी 6 यूज किया है। आगे देखिए XcF6,
F6 इसने भी कितना यूज किया 6, तो आपको ऑप्शन होगा अगला क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, 1C F6 इसने भी 6, तो 6 यूज करने के बाद इसके पास कितने लोन पेयर बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास, तीनों के पास एक एक लोन पेयर है। इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। जब भी लोन पेयर आए तो आप उसके बॉन्ड को फॉर्मेशन कीजिए, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं लिए हैं वो भी आपका लोन पेयर कहलाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड नहीं बना रहे, बंधन नहीं बना रहे, लोन पेयर। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में था, 2 इलेक्ट्रॉन जो था नहीं बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो एक लोन पेयर में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों में एक ही की लोन पेयर था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिए। अब अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कर रहा है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में पीओपी की संख्या है। देखिए क्वेश्चन समझिए, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में पीओपी की संख्या है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में पीओपी, जब भी बॉन्ड कहे, जब भी बॉन्ड कहता है तो आप समझिए उसकी स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाइए हो जाएगा। तो चलिए स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, क्या होगा इसकी स्ट्रक्चर, ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए ये आपका इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमको क्वेश्चन जो कहेगा उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड निकालेंगे। तो बॉन्ड करा पीओपी का बॉन्ड क्या बनेगा, पीओपी, तो पीओपी पीओपी पीओपी, और कनु पीओपी नहीं है। देख लीजिए फिर से समझिए, पीओपी बॉन्ड निकालने के लिए देखिए पीओपी एक, ये नहीं है पीओपी। अब फिर से देखिए इसको अच्छे से समझिए, पीओपी का रहा पीओपी, ये देखिए पीओपी, फिर देखिए पीओपी, फिर देखिए पीओपी। अब कनु भी पीओपी नहीं है। टोटल पीओपी कितनी हो गए बच्चे, 1 2 3 हो गए। तो आप ऑप्शन मिला सकते हैं कि इसमें है कि नहीं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। देख लीजिए इसमें पीओपी की संख्या 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब याद रखिएगा ऑप्शन कितने होंगे, सी। ये इसका चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में पीओपी की संख्या 3 होती है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो देख लीजिए, द रेंज ऑफ ऑक्सीडेंट, कहने का मतलब फास्फोरस के द्वारा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना वे अपने साथ कंबाइनिंग करने की कैपेसिटी को रख सकता है। तो ये इसकी फास्फोरस को -3 से +5 की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकीरिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अकीरिय गैस, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस क्रियाशील ही नहीं होते, इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी वे 0 होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम वीडियो दे रहे हैं आपको। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 300 इसी तरह के क्वेश्चन को देखना है। हम लोग आज 68 क्वेश्चन को तो देख चुके हैं। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखें। पिछले वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, आप उसे देखें। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इन P in H4P2O5। लीजिए क्वेश्चन कर रहा है H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 में स्लैंग का नहीं, ये स्लैंग नहीं, हिंदी इसका गलत है, में फास्फोरस क्या ऑक्सीकरण संख्या होगा, में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होगा, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होगा। याद रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या होगा। ऑक्सीकरण संख्या किसका पूछ रहा है, पी का, इसमें भी पी का, इसमें भी पी का। अगर पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो उसमें तो ऑक्सीकरण संख्या हम दिखाएं बताए थे, आप उसे देख लीजिए। चलिए एक बार और समझ लीजिए इसे, इस बार भी क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। H4 आपका है, H4 देखिए क्वेश्चन को अच्छे से, H4 और P2O5। अब हमको फास्फोरस को निकालना, जिसका निकालना होती है ऑक्सीकरण संख्या उसे हम लोग क्या मानते हैं, +x मानते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा +2x, ये कितना हो जाएगा -10, तो ये आपका हो जाएगा 2x - 6 बराबर 0, ये 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। इसमें आपका H4P2O5 में ऑक्सीकरण संख्या कितने आ गए हैं बच्चे, 3, तो 3 इसमें +3 आए हैं। अभी तो देखिए अभी और निकाल लीजिए H4P2O6 में, तो H4 तो 1 4 है तो 4 हुआ,
2x और ये माइनस 1 का माइनस 2 होता है तो 6 का माइनस 12 हो जाएगा बराबर कितना 0। तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 0। 2x बराबर कितना हो जाएंगे 2x बराबर 8, x बराबर कितना हो जाएगा 8/2। तो इसके मतलब 4 मिस 3 4 ऑप्शन में होना चाहिए, 3 4 5 ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्या H4P2O7 का आप निकाल सकते हैं। चलिए, अगर आप ऑक्सीकरण संख्या के निकालने नहीं आता, प्रॉब्लम होती तो इस पर वीडियो हम बना डालें, आप उसे देख लीजिए एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन जो है आपके देख लीजिए। जब CO, क्वेश्चन को समझिएगा, जब CONH3 ये आपका CONH3 का होल 6 और Cl3 को पानी में आयनीकृत किया जाता है, पानी में आयनीकृत किया जाता है तो आयनों की संख्या टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, 3 माइनस ये 1, तो आपका टोटल आंसर हो जाएगा 4। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, टोटल 4 आयन का फॉर्मेशन करेगा। चलिए इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अस्थायी जटिल यौगिक है। तो सबसे ज्यादा अस्थायी जटिल यौगिक FeC2O4 3 और उसके ऊपर -3 चाहिए। ये C2O4 ऑक्सोलेटो बोलते हैं, इसके ऑक्सीकरण संख्या -2 लेकर बनाया जाता है। चलिए CH3MgBr में ऑर्गेनोमेटेलिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। क्वेश्चन को डिटेल से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन जो आपका है, जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा नहीं बन पाएगा। CH3MgBr प्रकृति में ऑर्गेनोमेटेलिक किसके कारण है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक ये है क्यों, हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं क्यों, ये आपका R, ये आपका Mg, ये आपका X, तो इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक है क्यों, तो अगर कार्बनिक यौगिक में कोई मेटल का यूज हो रहा है, कोई मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं। कार्बन के साथ अगर उसमें बॉन्ड को फॉर्मेशन मेटल के साथ हो रहा है, देखिए कार्बन है, ये मेटल है धातु, कार्बन के साथ धातु का फॉर्मेशन हो रहा है, किसके कारण से CH3Mg, CMg के कारण। तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा CMg बंधन, ऑप्शन नंबर बी। तो हमने 72 क्वेश्चन को देखा। अगर आपको किसी भी डाउट हो रहा है तो उस पर हमें कमेंट कीजिए कि सर ये इतना क्वेश्चन को हमको समझ में नहीं है, उस पर हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो समझते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 74। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं। तो एक और हमने क्या बताया, हाइड्रोजन बंधन को फिर से आपको समझना होगा। हाइड्रोजन बंधन है क्या चीज़, हाइड्रोजन बंधन है क्या चीज़। तो उसके पहले एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, उसको भी क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है। ये 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 विलयन मुक्त करेगा कितना कॉपर, तो फ्राइडे लॉ से यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपका क्या है जो देखते हैं 74 क्वेश्चन में हमने समझेंगे अच्छे से 74 है क्या चीज़। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। हाइड्रोजन बंधन याद रखिएगा, हाइड्रोजन बंधन एक याद रखिए, अगर हाइड्रोजन ने फोन किया, क्या किया फोन, FON, अगर हाइड्रोजन का संपर्क 3 के साथ, कितने के साथ 3 के साथ, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो हम बोल सकते हैं H बॉन्ड। तो क्या देखते हैं, हाइड्रोजन ने फोन किया, जी हाँ किया N के साथ, यहाँ पर किया जी किया, यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर किया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। या जब भी H बॉन्ड की क्वेश्चन है तो इस तरह से आप डील कीजिए उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 76 में हम लोग आ गए हैं 75 क्वेश्चन। हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम किससे हमको मिलता है, मोनोजाइट से मिलता है। याद रखिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, मोनोजाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। याद रखिएगा हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है मोनोजाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 76 क्वेश्चन जो हम लोग पहुंच गए हैं। 76 क्या कह रहा है, 76 क्वेश्चन जो आपका है वे हम लोग देख लेते हैं। 76 का रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु साधारण तापक्रम पर
अरे द्रव होते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में कौन धातु जो है साधारण ताप पर, धातु जो है साधारण ताप पर क्या होते हैं? द्रव। तो आपको मालूम होना चाहिए मरकरी ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, द्रव अवस्था में जब भी हो तो कौन होते हैं? मरकरी होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को डील करना होगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग डील कीजिए तब समझ में आएगा। कर अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों को वे देख लेते हैं। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस्ट बेसिक, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, सबसे कम भास्मिक कौन है? तो सबसे कम भास्मिक ये आपका Ni3 होगा, Ni3 होगा, ठीक है। इसी तरह से H2SO4 है, 78 क्वेश्चन। H2SO4 है क्या चीज है? H2SO4 अम्ल है जिसमें H प्लस आयन रहते हैं अम्ल और OH माइनस रहते हैं क्षारक। देख लीजिए, इसको डिजॉल्व कीजिएगा, H प्लस में टूटेगा, SO4 माइनस में टूटेगा। तो ये माइनस कितने चार्ज इसके ऊपर आएंगे? 2, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो -2 चार्ज आ जाएंगे, तो अम्ल होंगे। चलिए 79 क्वेश्चन क्यों डील करते हैं हम लोग, बहुत तेजी से 300 क्वेश्चन करेंगे, बहुत तेजी से आप देखते चलिए और आप वीडियो को शेयर भी करते रहें, अपने दोस्तों के पास भेजते रहें, उन्हें भी वीडियो देखने दीजिए, वे भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बना लें कि आप 35 में 35 वो भी बनाएंगे, आप भी बनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है आपका? 79 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 79 क्या है भाई? तो 79 क्वेश्चन तो कह रहा है किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं? ये लीजिए, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। चलिए इसी पर हम एक आपको क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। चलिए आगे इसका तो आंसर हम लोग लगा लेते हैं, ये किस ब्लॉक को कहते हैं? तो आपका ऑप्शन जो होगा डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप क्वेश्चन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्षारीय धातु किस वर्ग को कहते हैं? आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके लिख सकते हैं, आप जानते हैं तब। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन क्या आपका? अगले क्वेश्चन है 80 में हम लोग पहुंच गए। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं? सल्फाइड अयस्क का समाहरण सांद्रण उसमें क्या होता है ना कि अयस्क है क्या चीज, इसके पर हम बहुत बार बोल चुके। अयस्क में कुछ अशुद्धि रहते हैं, अशुद्धि को हटाने के लिए सांद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। तो उसमें बहुत सारे विधि होते हैं, केमिकल विधि होते हैं, फिजिकल विधि होते हैं, फिजिकल में बहुत सारे विधि होते हैं, फेन प्लावन विधि होते हैं, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि होते हैं। तो सल्फाइड जिसमें वे किस विधि से होते हैं? तो सल्फाइड जो होते हैं ना, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस फेन उत्प्लावन विधि से। तो आप याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं फेन प्लावन विधि से, आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए 80 को हमने देखा। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 81 क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन कर रहा है, सोडियम इज ए मेंबर, मींस सोडियम जो है वे किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम जो है किस ग्रुप का सदस्य है? याद रखिएगा, सोडियम किस ग्रुप का सदस्य है। तो इसको निकालने के लिए आगे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सोडियम के परमाणु संख्या निकालना होगा। आपको याद होगा तब तो 11 के बाद हमने तोड़ा इसको, 2 8 कितने, एक बाहर में एक आ गए। इसका मतलब ये किस वर्ग में होंगे? वर्ग की बात कर रहा ना, किस ग्रुप में इस वर्ग, तो आपका वर्ग 1 होगा। अगर आप इसको नहीं जानते तो आप बोलिए, कमेंट कीजिए, हम इस पर वीडियो बना देंगे। ट्रिक से आप इजीली 2 सेकंड से 5 सेकंड में आप ग्रुप और पीरियड बता सकते हैं, वर्ग और वर्त बता सकते हैं, बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन में आ गए हम लोग। जो भूपट्टी होती है उस पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में आपको पाने जाने वाला आपको बताना है, मीन्स मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो आपको भूपट्टी है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कौन है? तो आप याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा ना तो सिलिकॉन होगा। माइलाकाइट यस्क है, माइलाकाइट किसका यस्क है? तो माइलाकाइट कॉपर का यस्क है, 83 का बी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं 84 अल्युमिनियम का यस्क है, तो अल्युमिनियम का यस्क बॉक्साइट
पहले वीडियो में जिसमें सूत्र मैंने बताया था उसी में मैंने डिटेल में बताया था कि बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O जो एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए डोलोमाइट पूछेगा आपसे, आप याद कर सकते हैं। हेमेटाइट भी पूछ सकता है, हेमेटाइट किसका अयस्क है, इसी तरह से आप क्वेश्चन बन सकता है। ये कह रहा K4FeCN का होल 6 है, क्या चीज है, कौन साल्ट है, डबल साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, एसिड है, तो बड़ी कोष्ट आ गया, लिगेंड का यूज हुआ, इसका मतलब ये आपका जटिल लवण है। चलिए हम लोग 86 की ओर चलते हैं। 86 का था कि अल्कीन का सामान्य सूत्र है, अल्कीन का सामान्य सूत्र। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि अल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, अल्केन का हमने बता रहा है अभी, अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और अल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n, और एल्काइन एक होता है तीसरा, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n-2। तो हमको पूछा गया अल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग 87 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 87 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का इथेन में कार्बन का प्रसंस्करण, इथेन में कार्बन की प्रसंस्करण होते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जहां पर आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, उसका प्रसंस्करण जो होगा वह आपका sp3 होगा, डबल बॉन्ड है sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं तो वहां पर sp होगा। इथेन, इथेन का मतलब अल्केन, अल्केन मींस इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ये आपका इथेन आपका हो गया। इथेन में, इथेन की बात किया जा रहा है, इथेन में अब देखिए सबका सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन के पास, मींस 4 सिग्मा पर sp3, अब ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग 87 क्वेश्चन को देख लिए हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।